Brought to you by MDH मसाले। यूपी में सीएम योगी अपराध और अपराधियों के इलाज का जो भी तरीका इस्तेमाल करते हैं वो नजीर बन जाता है। लखनऊ में 8 दिन पहले अवैध डेयरियों के खिलाफ एक्शन के दौरान पुलिस वालों पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर ऐसा ही एक्शन हुआ। आपको उस एक्शन की रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए गुंडे, बदमाशों और उपद्रवियों के खिलाफ योगी के कौन कौन से मॉडल काम करते हैं और सबसे लेटेस्ट मॉडल कौन सा है। पहला है बुलेट मॉडल यानी एनकाउंटर, दूसरा है बुलडोजर मॉडल और तीसरा है डुगडुगी मॉडल यानी संपत्ति की कुर्की और चौथा है पोस्टर मॉडल। पांचवा क्या है पता है? पांचवा है बदमाशों का परेड मॉडल और अब आ गया है नीलामी मॉडल। और इसी नीलामी मॉडल के जरिए लखनऊ के उन उपद्रवियों का इलाज हुआ है जिन्होंने पुलिस टीम पर पथराव किया और उन पर जानलेवा हमला किया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। रात के बाद उठाई गई भैंसों का आज लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में नीलामी चल रही है। वो दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। सीएम योगी अगर कहते हैं कि पीढ़ियां याद करेंगी तो वो यूं ही नहीं कहते। गुंडे, बदमाशों और अराजकता फैलाने वालों पर एक्शन भी उसी लेवल का होता है। लखनऊ में 16 अगस्त को अवैध डेयरी संचालकों पर एक्शन के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया। उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। तभी सीएम योगी ने कह दिया था कि कानून हाथ में लेने वालों को अंजाम भुगतना होगा और ऐसा हुआ भी। 16 अगस्त को अवैध रूप से चल रही डेयरियों पर एक्शन के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ। हमला करने वाले आरोपी डेयरी संचालकों की भैंसों को नगर निगम ने उसी दिन जब्त कर लिया था और घटना के 8 दिन बाद उन सभी 243 भैंसों की नीलामी भी कर दी गई। इस कार्रवाई के साथ ही सीएम योगी का बिल्कुल नया संदेश सामने आ गया। संदेश उन लोगों के लिए जो सूबे की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, उसको माफिया अतीक का रिश्तेदार बताकर गुंडई करने वाले डेयरी संचालकों को सीएम योगी ने बता दिया कि यूपी में उपद्रव करोगे तो नीलाम हो जाओगे। डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। हालांकि जिन अवैध डेयरी संचालकों की भैंसों को पकड़ कर लाया गया था वो नीलामी का विरोध कर रहे थे। डेयरी संचालकों के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अरमान खान भी नीलामी कक्ष में मौजूद थे। वो मांग कर रहे थे कि जुर्माना लेकर भैंसें उनके मालिकों को वापस दे दी जाएं। समाजवादी पार्टी के विधायक अरमान खान और उनके तमाम पार्षद और समाजवादी पार्टी के नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिनकी भैंसें उठाई गई हैं उनको वापस जुर्माना लेकर उनको भैंसें वापस कर दिया जाए। लेकिन नगर निगम का नियम ये कहता है कि अगर भैंसें आपकी एक बार उठा ली गई तो उसको नीलामी ही के जरिए ही दिया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को भला नियम कायदों से क्या ही मतलब है। उनका तो मकसद ही हंगामा करना है। डेयरी संचालकों के समर्थन में मुलायम यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठ गए थे। आरोप लगा रहे थे कि साजिश के तहत नीलामी हो रही है। भैंसों को खरीदने वालों में कई कसाई शामिल हैं जो बाहरी जिलों से आए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की तो वो पुलिस वालों से ही भिड़ गए। बाहर के व्यापारी को बुलाया गया है, कसाईयों को बुलाया गया है, बड़े-बड़े लेबर हाउस वाले आए हैं और वो आकर के लेबर बोली लगा रहे हैं। इन गरीब पशुपालकों की भैंसों को छीनने का काम किया जा रहा है। जिन डेयरी संचालकों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, ये वही डेयरी संचालक हैं जो खुद को माफिया अतीक का रिश्तेदार बताकर इलाके में धौंस जमाया करते हैं। यही नहीं, जब पुलिस इनके खिलाफ शिकायत पर एक्शन लेने जाती है तो पुलिस टीम पर हमला करते हैं और पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगी ने माफिया अतीक के इन रिश्तेदारों पर नीलामी वाला हंटर चलाकर बता दिया कि भैया यूपी बदल चुका है, यहाँ सिर्फ कानून का राज चलेगा और जो भी इसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा वो भुगतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में हथौड़ा सिर्फ हिजाब पर ही नहीं चला बल्कि कट्टरपंथियों पर भी चला है।
26 अगस्त को 12 वफात है और एक साल पहले इस 12 वफात पर यूपी में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लहराया गया था और इसी के बाद पूरे देश में माहौल टेंस हो गया था। लेकिन इस बार 12 वफात पर योगी फोर्स ने ऐसी तैयारी कर रखी है कि कट्टरपंथी पोस्टर लहरा नहीं पाएंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दिन में प्लाज्मा, रात में प्लाज्मा, बाइक पर पेट्रोल। क्योंकि बरावफात के नाम पर बीते 2 सालों से माहौल खराब करने का ट्रेंड चल पड़ा है। 2024 में बरेली में मौर्या गली में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया था। 2025 में बरावफात पर ही कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगा था, जिसके बाद देश के कई शहरों में ऐसे पोस्टर लगे थे। 2026 में ऐसा कुछ न हो पाए, इसलिए यूपी के हर जिले में भाईजान का मोहल्ला छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि जुलूस की आड़ में कट्टरपंथी माहौल न खराब कर सके। बरावफात के जश्न के बीच माहौल खराब करने की साजिश को नाकाम करने के लिए योगी फोर्स एक्शन मोड में है। बरावफात पर कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं करने की चेतावनी पुलिस पहले ही दे चुकी है। फ्लैग मार्च की ये तस्वीर यूपी के महाराजगंज की है। नेपाल से सटे होने के कारण ये इलाका काफी सेंसिटिव है। बरावफात से पहले पीस कमेटियों के साथ पुलिस बैठक कर रही है। जुलूस वाले रूट पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। 440 जुलूस हैं और मूल रूप से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जो जुलूस है वो थाना क्षेत्र कोतवाली, शामदेरवा और सिंदुरिया में है। इसके अलावा सभी जगहों पर फुट पेट्रोलिंग और CCTV से सर्वेलेंस रखा जा रहा है। इसके अलावा लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। फ्लैग मार्च तो यूपी के उन्नाव में भी हुआ है। उन्नाव जिले में करीब 12% मुस्लिमों की आबादी है। बरावफात पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए DM SP से लेकर जिले के तमाम बड़े अधिकारी फ्लैग मार्च करते दिखे। उन्नाव में जुलूस रूट की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में योगी फोर्स गश्त कर रही है। सभी जुलूस के लिए रूट पहले से निर्धारित किए गए हैं। बरावफात को देखते हुए पश्चिमी यूपी में भी योगी फोर्स अलर्ट मोड पर है। मेरठ रेंज में करीब 1800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 34 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। मेरठ रेंज में 36 जुलूस और 11 मजलिसें प्रस्तावित हैं। पश्चिमी यूपी में सेंसिटिव इलाकों में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। लखनऊ में भी जमीन से लेकर आसमान तक पहरा है। लखनऊ में पश्चिमी क्षेत्र को 5 जोन और 23 सेक्टर में बांटा गया है। 1150 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 11 PSC की कंपनी, 2 ड्रोन टीम और 10 घुड़सवार पुलिस की टीमें भी ड्यूटी पर हैं। संभल शहर में 78% का करीब मुस्लिमों की आबादी है और नवंबर 2024 में दंगे के बाद ये इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में बरावफात पर संभल को 5 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है। संभल में जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए। जुलूस की निगरानी के लिए सत्यव्रत थाने में कंट्रोल रूम बनाया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल का PRV के माध्यम से भी और अन्य तरीके से भी लगातार गश्त जारी है और उम्मीद है कि पहले की तरह ये शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। योगी फोर्स की तैयारी को देखकर भाईजान डरे हुए हैं, तो मौलाना ने बरावफात को लेकर फतवा भी जारी कर दिया है। फतवा जुलूस में हथियार नहीं लहराने का, फतवा जुलूस में हुड़दंगबाजी नहीं करने का, फतवा जुलूस में लाउड डीजे नहीं बजाने का, फतवा किसी भी विदेशी झंडे को नहीं लहराने का। कस्बे में शान और शौकत के साथ में जुलूस निकाले जाते हैं, मगर इसमें बहुत सारी खराबियां आ गईं। इस वजह से इन खराबियों को दूर करने के लिए ये फतवा जारी किया गया है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है, अमन है, शांति है, भाईचारा है, उसको लेके बाराफात को मनाना चाहिए और कोई भी ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए जिससे किसी समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचे। यूपी में बाराफात को लेकर योगी फोर्स तैयार है। कट्टरपंथियों को मैसेज साफ है, अगर बाराफात के जुलूस के नाम पर माहौल खराब किया तो फिर योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। यूपी के स्कूलों में अब हिजाब नहीं बल्कि यूनिफॉर्म चलेगी और यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, वो भी एक याचिका पर सुनवाई करके। दरअसल प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा सुकैना रिजवी ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और जैसे ही कोर्ट के हथौड़े ने हिजाब पर लक्ष्मण रेखा खींची, मौलाना मौलवी भड़क गए, फैसले के खिलाफ मजहबी दलील देने लगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमारी दलील ये थी कि भाई चूंकि वहाँ स्कूल में वो पढ़ रही थी क्लास 6 to 10, अगर स्कूल मैनेजमेंट को उसको रोकना था तो क्लास 6 से ही रोक देते कि नहीं आपको यहाँ पर ड्रेस कोड में ही फॉलो करना पड़ेगा। आप क्लास 6 to 10 तक परमिट किया, अचानक 11th में रोक दिए। तो वो ये इसी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर आए थे। सेक्शन 19(1) के हवाला भी दिया गया। बता दें कि प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की एक छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि इसके साथ ये नसीहत भी दी कि स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का पूरा अधिकार है और धार्मिक प्रथा के नाम पर इससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी रिमार्क किया कि किसी भी शैक्षिक संस्था में अगर कोई यूनिफॉर्म है या कोई वहाँ पर ड्रेस है तो सभी छात्र छात्राओं को उसका पालन करना चाहिए और किसी को अलग से कोई नियम नहीं बनाने चाहिए। मतलब ये कि यूपी के स्कूलों में अब सीधे तौर पर ड्रेस कोड लागू हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि इस फैसले का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन, समानता और एकरूपता को बढ़ावा देना है। लेकिन कट्टरपंथियों को इसमें भी साजिश नजर आ रही है। बस फिर क्या, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया, फौरन मौलाना मौलवी इसका विरोध करने लगे, इस फैसले को मजहबी तराजू में तौलने लगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो ये सेंटेंस कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं ये समझता हूं कि हिजाब के लिए कुरान करीम में वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि हिजाब औरत को करना चाहिए और इस्लाम का ये अहम हिस्सा है। हिजाब औरत के ऊपर वाजिब है, कंपलसरी है, जरूरी है। मैं मानता हूं कि स्कूल के अपने नॉर्म्स होते हैं, लेकिन ड्रेस पर नॉर्म्स को नहीं थोपा जा सकता। एक बच्ची अगर हिजाब में रहना चाहती है, अपने साधारण कपड़ों में रहना चाहती है, स्कूली यूनिफॉर्म उसको अच्छी नहीं लगती, तो फिर उस पर नहीं थोपा जा सकता कि नहीं आपको स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। कुछ लोगों के दिमाग में इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से दुश्मनी है, हिजाब के नाम को लेकर इस तरह की बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मौलाना ब्रिगेड क्यों परेशान है, क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को धर्म से जोड़ रही है, तो इसकी वजह यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु हिजाब पहनने को फंडामेंटल राइट मानते हैं और इससे छेड़छाड़ को इस्लाम से जोड़कर उसकी खिलाफत करते हैं। और ऐसे ही मौलानाओं की दलीलों पर कुछ मुस्लिम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये पहनना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। ये हमारा मज़हब कहता है कि पर्दा ज़रूरी है। नहीं, हिजाब की ज़रूरत है, होना चाहिए हिजाब। हाँ, स्कूल में भी होगा पर्दा, बिल्कुल होगा। हम लोगों में ये ज़रूरी कि हाँ हिजाब पहनना है, बिल्कुल ज़रूरी। हमारे इस्लाम में हिजाब बहुत ज़रूरी है। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो हथौड़ा चलाया है, स्कूलों में यूनिफॉर्म को लेकर जो लक्ष्मण रेखा खींची है, अब अगर उसे कोई मजहब के नाम पर लांघता है तो फिर एक्शन होना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
यूपी के स्कूलों में अब हिजाब की एंट्री पर रोक लग गई है तो काशी से लेकर धार तक नमाज पर घमासान छिड़ गया। कई मंदिर के पास नमाज को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा तो काशी में सावन में ज्ञानवापी में मौजूद कथित आदि विश्वेश्वर भगवान के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने हिंदू कार्यकर्ता पहुंच गए। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक नमाज पर संग्राम छिड़ा हुआ है और दोनों जगह हिंदू स्थल ही हैं। ये लोग मंदिर के पास नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं। नमाज के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए हिंदू संगठनों ने धार बंद बुलाया था। हिंदू समाज के द्वारा आज धार बंद का आह्वान किया गया है। वो सभी दुकानें आज सुबह से बंद नजर आ रही है। सुबह जहां पर 6 बजे से हलचल आपको दिखाई देती थी वो सभी दुकानें आपको अब बंद नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार की हैं, जहां हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता लालबाग चौपाटी पर इकट्ठा हो गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भोजशाला के पास नमाज बंद कराने की मांग की। अभी तो ये सिर्फ एक थोड़ा सा चेतावनी है, आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर ये लोग नहीं मानते तो। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के लिए सर्वे नंबर 596 पर नमाज अदा करने का निर्देश दिया था, लेकिन जिला प्रशासन ने भोजशाला परिसर के पास सर्वे नंबर 612 को नमाज के लिए चुना है। दरअसल हिंदू भोजशाला को बागदेवी यानी मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, जबकि भाईजान इसे कमाल मौला मस्जिद होने का दावा करते हैं। लेकिन अब भोजशाला के पास नमाज के खिलाफ हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब हिंदू संगठनों ने बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। धार से 1000 किलोमीटर दूर काशी में भी नमाज पर संग्राम छिड़ा है। सैकड़ों शिव सैनिक जल लेकर ज्ञानवापी की तरफ कूच कर रहे हैं। ज्ञानवापी में नमाज बंद कराने की मांग हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पर हिंदू संगठन अड़े हुए हैं। गंगा जल लेकर ज्ञानवापी की तरफ बढ़ रहे शिव सैनिकों को योगी फोर्स ने आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से उलझ गए। जमकर हंगामा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हम लोगों ने पूर्व में भी कहा था कि ज्ञानवापी के अंदर मुस्लिम समाज का नमाज पढ़ने की अनुमति न दिया जाए, मगर मंदिर प्रशासन ने इस चीज़ को अनुमति दी और हम लोग को भी अनुमति चाहिए वहां पर जाने का, दर्शन करने का और सुनका बाबा का जलाभिषेक करने का, उनका आरती और श्रृंगार करने का भी हम लोगों को चाहिए। ज्ञानवापी का मामला फिलहाल कोर्ट में है। हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट से सावन में ज्ञानवापी में नमाज पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़क पर हैं। काशी हो या फिर धार, दोनों ही जगहों पर नमाज के खिलाफ सनातनी सड़क पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह खबर आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी है, क्योंकि त्योहारों से पहले मुनाफाखोर चंद रुपयों की खातिर खाने पीने के सामानों में जबरदस्त तरीके से मिलावट कर रहे हैं। नकली पनीर, क्रीम, खोया और मिठाइयां बनाकर बेच रहे हैं। लेकिन योगी राज में मिलावट के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में पीले पंजे के जरिए। योगी राज में आधी रात अपराधी और बदमाशों का सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं होता, बल्कि मिलावटखोरों के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जाता है, जिसका सबूत है हापुड़ से सामने आई ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर हापुड़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 9 की है, जहां खाद्य विभाग ने 10 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया, तो वहीं दूसरी तस्वीर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र की है, जहां प्रशासन ने एक ठिकाने पर छापेमारी करते हुए 10 क्विंटल मिलावटी क्रीम बरामद किया। आपको बता दें कि 10-10 क्विंटल नकली पनीर और मिलावटी क्रीम को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रातों रात नष्ट किया। इसके लिए पीले पंजे यानी बुलडोजर को बुलाया गया और फिर सुनसान इलाके में पीले पंजे के जरिए गड्ढा खोदकर नकली पनीर और मिलावटी क्रीम को जमीन में दफनाया गया। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर अब तक दिन में कार्रवाई होती थी, मगर पहली बार यूपी के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिडनाइट ऑपरेशन के दौरान ताबड़तोड़ छापेमारी की और इसी कड़ी में बीती रात नेशनल हाईवे 9 पर नकली पनीर की खेप बरामद हुई। पिकअप ट्रक में 10 क्विंटल नकली पनीर भरा हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत 2,30,000 रुपए थी। इसके अलावा हापुड़ में एक अवैध फैक्ट्री सील की गई, जहां करीब 10 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी क्रीम रखा था, जिसकी अनुमानित कीमत 1,43,000 रुपए थी। एक प्रतिष्ठान में
मिलावटी क्रीम का निर्माण किया जा रहा था। मिलावटी क्रीम बेसिकली सपेटा दही, वनस्पति एवं थोड़ी मात्रा में सही दही क्रीम से मिलाकर बनाते हैं और ये लगभग इसकी मात्रा 955 kg है, जिसे जो है नष्ट कराया जा रहा है और इसका कार्य बंद करा दिया गया है। त्योहारी सीजन से पहले पूरे यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ सिलसिलेवार ढंग से कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने गाजियाबाद में दबिश दी। चाशनी में डूबे ये सफेद रसगुल्ले जितने साफ दिख रहे हैं, दरअसल वो उतने हैं नहीं। इन रसगुल्लों के कण कण में मिलावट है। राखी में बेचने के लिए मिलावटखोरों ने सिंथेटिक दूध, केमिकल और मिलावटी पनीर से ऐसे रसगुल्ले तैयार किए हैं जो खाने में तो असली की तरह लगेंगे, लेकिन इसे खाने के बाद शरीर पर जहरीला प्रहार होना तय है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने यहां 10 क्विंटल से ज्यादा रसगुल्लों को नष्ट किया। यहाँ पे भारी मात्रा में छेना रसगुल्ला बनाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो इसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे जांच की है। लगभग 10 कुंटल छेना रसगुल्ला विनिर्मित पाया गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को जादवपुर यूनिवर्सिटी से राष्ट्रवाद पर चैलेंज मिला। जी हाँ, 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाकर इस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद की पताका फहराएंगे। उनके इस बयान के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में बने छात्रावास की दीवारों पर देश विरोधी और आपत्तिजनक नारे लिखे दिखाई दिए, जिससे बंगाल का माहौल गरमाया हुआ है। टुकड़े टुकड़े गैंग, एक्सट्रीमिस्ट जिहादी। कहीं दीवार पर फ्री फिलिस्तीन का नारा लिखा है, कहीं फ्री फिलिस्तीन के साथ साथ आजाद कश्मीर का स्लोगन लिखा है, कहीं किशन जी, हिडमा और बसव राजू जैसे माओवादी नेताओं के पोस्टर लगे हैं। इतना ही नहीं, इनके अलावा भी कई आपत्तिजनक समाज विरोधी, हिंसक और राष्ट्र विरोधी नारे दीवारों पर लिखे और उकेरे गए हैं। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रावास परिसर के भीतर की हैं। बाहरी दीवारों से लेकर अंदर के कमरों तक में ऐसे ही नारे और स्लोगन की भरमार है। ये सब ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2 दिन पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद की पताका वो फहरा कर रहेंगे जहाँ तिरंगा नहीं लहराया जाता, जहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रभाव है। जादवपुरे जानेन सीसीटीवी लागाते देওয়া হয় না। যাদবপুরে এক শ্রেণীর টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং যারা রাষ্ট্রবিরোধী, যারা 26শে জানুয়ারি 15ই আগস্ট পালন করে না, বন্দে মাতরম গাইতে দেয় না, আমরা যাদবপুরের ভিতরে এবং বাইরে জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করব। ये हालात देश की चौथे नंबर की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर के हैं, जिन्हें सीएम शुभेंदु अधिकारी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और दूसरे सक्षम अधिकारियों से इस मामले की तुरंत जांच करने के लिए कहा है। सीएम ने कहा कि किसी भी हाल में कैंपस परिसर का इस्तेमाल विकृत प्रोपेगेंडा और भारत विरोधी भावनाएं फैलाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बदलाव की नई बयार बह चली है। राज्य में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल को विकास की राह पर ले जाने के लिए 6 बड़े लक्ष्यों का ऐलान कर दिया है और सीएम शुभेंदु का यह खास मिशन ही बंगाल के विकास का विजन है। 9 मई 2026 जब बंगाल में बदलाव की बयार बही, शुभेंदु अधिकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पद संभालते ही प्रदेश में परिवर्तन, जिसकी खाका पहले कागजों पर तैयार हो चुका था, वो जमीन पर भी दिखने लगा। बंगाल में अभी बीजेपी को आए हुए 100 दिन ही हुए हैं। इतने दिन में तो कोई भी नई सरकार पहले सिर्फ यही समझ पाती है कि करना क्या है, कैसे होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बाकियों से थोड़ा अलग हैं। उनका विजन और बंगाल को बेहतर बनाने का मिशन पहले से ही तैयार था। बीजेपी सरकार কল্যাণীতে 2000 একর জমি চিহ্নিত করেছে নতুন এয়ারপোর্টের জন্য। উড়ান 1 আগে সরকার বলেছিল না করব না, বর্তমান সরকার পুরুলিয়া, মালদা, বালুরঘাট, কুচবিহার এয়ারপোর্টের জন্য উড়ান স্কিমে যুক্ত হয়েছে।
लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु ने किन 6 लक्ष्यों का जिक्र किया और कैसे ये विकास का मिशन पूरा होगा वो भी बताया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 6 लक्ष्यों की घोषणा की। देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करना, बंगाल को सभी केंद्रीय योजनाओं में शामिल किया जाएगा, जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, 3 स्तरीय रोजगार दिया जाएगा, टिकाऊ पर्यावरण बनाना। यही है सीएम शुभेंदु अधिकारी का विजन और इस विजन के तहत बंगाल को विकास की राह पर ले जाना ही मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। brought to you by MDH मसाले।